हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्षितिज का चैप्टर 2। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर चैप्टर 2 वीडियोस में आने वाले हैं। पहले में हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन करवाएंगे और दूसरे में हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये चैप्टर का नाम है ल्हासा की ओर, जिनके लेखक है राहुल साकृत्यायन। तो जब ये अपने एक यात्रा वृत्तांत है, जब ये लेह की ओर जब आगे बढ़ते तिब्बत के रास्ते होते हुए, तब अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि लेखक के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। राहुल साकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा में हुआ था। नानी के ननिहाल गांव में पंदहा में जिला आजमगढ़ अर्थात उत्तर प्रदेश में होता। आजमगढ़ उस समय उत्तर प्रदेश में था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। सो गाइस, ये जो उनके बारे में है, लेखक के बारे में, सो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर मतलब इतने सारे लेखक ही है कि नाम याद रखना मुश्किल होता है। सो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लेखक का नाम, उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अर्थात जब पहले तो वो थे राहुल साकृत्यायन, उनका नाम कैसे पड़ा, यहाँ पे उनका बताया जा रहा है कि उनका नाम साकृत्यायन कैसे पड़ा। तो यहाँ खुला बताया जा रहा है कि 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल साकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली भाषा, प्राकृतिक अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। तो महापंडित आप जानते हैं कि नहीं कहते, जो बहुत विद्वान होते हैं, महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल साकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उन्होंने अनेक विधाओं में साहित्य लिखी। जैसे उनका ये जो कहानी है जो पढ़ने जा रहे हैं, वो एक यात्रा वृत्तांत है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनके प्रमुख कीर्तियाँ हैं। ये सब उनके प्रमुख कृतियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। इसमें 150 पुस्तक इन्होंने लिख डाली। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। तो जैसा कि हमारा ये एक पेज कंप्लीट हो चुका है, शॉर्ट्स कर लेते हैं। शॉर्ट्स में आते हैं। राहुल जी का जन्म 1893 में हुआ था। उनके ननिहाल गांव पंदहा में, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। पैतृक गांव कनैला था। मूल नाम केदार पांडे। शिक्षा हुआ था आगरा, काशी, लाहौर। ठीक है। 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। राहुल साकृत्यायन नाम वहीं से पढ़ा। और कितने सारे भाषाओं के ज्ञाता थे, तो पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी और रूसी। ठीक है। उन्हें महापंडित कहा जाता था। 1963 में उनका देहांत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने उनकी रचनाएं के बारे में देख लेते हैं। तो उनके कहानी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है, आलोचना है, ये सब है। इतने सब साहित्यों में सृजन किया। और उनका हो गया मेरे जीवन यात्रा 6 भाग में, दर्शन दिग्दर्शन,
22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ सांस। चलिए ख़त्म हो गया एक पेज। और यहाँ पे उनकी पुस्तकों की संख्या 150 है। अब पेज ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदरता झांकी प्रस्तुत की है। तो देखिए, कहानी के जो अंत होता है पाठशाला, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ठीक है, ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ये आपके हर चैप्टर में रहेगा। तो ये होता है ना, कहानी का सार होता है। अगर आपको कहानी पढ़ना है तो पहले उनका सार समझ लीजिए कि सार में क्या है क्या रहा है। जैसे यहाँ बता रहा है, संकलित अंश, ये जो कहानी है संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। कि जब वो तिब्बत की यात्रा कर रहे थे तो कब की बात थी, 1930 की थी, 1929 से 1930 की। तो सोचिए उस टाइम पे रास्ता कितना ख़राब होगा, अच्छा है सड़क पक्की होगी कि नहीं कौन जाने, या फिर वहाँ का माहौल कैसा होगा। तो उस समय की जो जीवन शैली है उनके बारे में वो बताते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। हालात बहुत ख़राब थे, भारतीयों को तिब्बत जाने की तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। यानी कि वे भिखमंगे का रूप धारण कर तिब्बत की यात्रा करते गए। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। शॉर्ट्स कर लेते ख़त्म। तो ये कहानी प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा है जो सन 1929 से 1930 में की थी, जो नेपाल जाने की रास्ता है। आगे बढ़ते हैं। उस समय क्या था कि भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, तो इसलिए वो भिखमंगे के रूप में वो गए थे। और कहाँ गए थे, ल्हासा की ओर जाने वाला दुर्गम रास्ता, जो कि क्या है, तिब्बत की राजधानी ल्हासा। तो आगे बढ़ते हैं, ख़त्म हो गया। तो जैसा कि चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ल्हासा की ओर, ल्हासा जैसे कि हम जानते हैं कि यह तिब्बत की राजधानी है। स्टार्ट करते हैं। लेखक कहते हैं, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी क्लीडपोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यानी वे कहते हैं ये जो रास्ता है फ्री क्लीडपोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था तो जो नेपाल से जो हिंदुस्तान जाते थे वो इसी रास्ते से जाया करते थे। तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। कौन, लेखक कहते हैं तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा करती। सोचिए वहाँ का माहौल कितना पवित्र होगा, जहाँ ना जाति पाति है, ना छुआछूत है और औरतों को आज़ादी है। वहाँ पे क्या पवित्र वातावरण होगा। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं और आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और
सोडा नमक दे दीजिए। एक चाय का प्रकार होगा जिसमें मक्खन सोडा नमक डालना जाता होगा, ठीक है। वह चाय चोड़ी में कूट कर कुछ होगा ओखली टाइप का, उसमें कूट कर उसे दूध वाले चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन मतलब खोटे जो होता है में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चूड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। वो कोई विशेष प्रकार का चाय होगा। तो परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति जो लेखक के साथ जा रहे थे, उनका नाम था सुमति। सुमति भी नाम कुछ इनकी भी एक कहानी है सुमति की, तो आगे हम जानेंगे कि जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में। लेखक कहते हैं 5 साल पहले वे इस रास्ते से गुजर चुके हैं, पर वो इस बार भिखमंगे के वेश में थे, जबकि उस टाइम छद्म मतलब एक अच्छे व्यक्ति के भेष में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते। छड़ यानी कि कुछ होगा नशे का पदार्थ। छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। अब हम ओके अब हमें सबसे विकट डांडा डांडा ठोडला पार करना था। जगह का नाम है। तो डांडा ठोडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं होते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। अब डाकू शब्द आ चुका है तो डरना तो बनता है, कहानी में डर तो होगा ही। तो डाकुओं के लिए बहुत अच्छी जगह थी। अम, हम्म, फिर तो फिर 16-17 हजार फीट ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता है। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी नहीं मिल सकती, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक रखते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। बहुत खतरनाक जगह है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुछ दया दया एक पैसा करते भीख मांगने लगता। लेकिन पहाड़ की ऊंची लेकिन पहाड़ की ऊंची ऊंची चढ़ाई थी। पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो।
सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। दाढ़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त दाढ़े के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बर्फ बहुत कम वाली चोटियां दिखाई पड़ रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद एक दो और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ा गया और मैं दोनों क्या है दोनों सत्तों की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ जान नहीं पड़ता कि घोड़ा आगे चला रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह तो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चल गया। आगे एक घर पे पूछने में पता चला कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। हाँ, तो जैसे अब हम तिड़री के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती। उसी पहाड़ी का नाम है तिड़री समाधि गिरी। आसपास के मैदान आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के डंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में पड़ा चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज्यादा हिस्सा मंटो मतलब विहारों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ कुछ खेती खुद भी करता है,
जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सीकर की खेती के मुखिया भिक्षु मतलब नमसे जो होते हैं, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजर मतलब बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वही लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं हो रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो तो पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट कराएंगे, प्रश्नोत्तर। तो हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़े रहें। तो तो एक विशेष सूचना है कि क्लास 8, 9, 11 का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी जानकारी ले सकते हैं, और इसका जो भी हम वीडियो ख़त्म कर रहे हैं उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लगे रहें।